नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ खौफनाक शर्त का पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं खौफनाक शर्त का पार्ट 2 की कहानी। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन था। शाम के 5 बज रहे थे। मैं अपने बेड पर लेटा इसी सोच में था कि कैसे इस चित्र निशान का रहस्य खोलूं और इससे अपना पीछा छुड़ाऊं। आखिर रमेश के ताऊजी के पास कैसे जाऊं और वो गंगा घाट पर किस जगह मिलेंगे वो पता नहीं। किताब उनके पास होगी या नहीं ये भी पता नहीं। आखिर उसके ताऊजी मोबाइल क्यों नहीं रखते। कितना काम आता है मुसीबत के वक्त। रमेश साथ न छोड़ दे, सदैव मेरी भुजा बना है। घर वालों को क्या कहूँ, ये चित्र दिखा भी नहीं सकता। कहेंगे किसके पास जाकर ऐसा गंदा निशान बनाया है। इतना हफ्सी कैसे हो सकता है, जबकि बात कुछ और है। वो गलत समझेंगे। बहाना क्या बनाऊं। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। ये सोचते सोचते 7:30 हो गए। दुर्गा पूजा का समय इतने में रमेश घर के बाहर मेरा नाम लेकर जोर जोर से पुकार रहा था। अबे आजा, और कितना टाइम लगाएगा। इतने में माँ ने कहा मुझसे कि ले आ गया तेरा भाई। सुबह से शाम तक एक साथ रहते हो, घर पर टिकते ही नहीं। कम से कम एक दिन तो घर पर रुको। मैंने कहा अभी 4 घंटे से तो घर ही हूँ, और कितना रहूँ। मेरी शादी करा दे और तेरी बहू को रखना घर पर। फिर माँ ने कहा टाइम से आ जाना। ऐसी मजाक घर में होती रहती है। फिर मैं और रमेश चले दुर्गा पूजा में। वहाँ सभी दोस्त से मिले, हंसी मजाक चल रहा था। 8:45 को वहाँ से रवाना हुए। रमेश ने कहा मैंने घर पर कह दिया है कि कॉलेज का एक टूर है जो हमें हरिद्वार गंगा घाट तक ले जाएगा। वहाँ पर हमारी संस्कृति के बारे में और उससे जुड़ी बातों को बताएंगे। वाकई यह एक शानदार टूर होगा। तो मेरे घर वालों ने हाँ कर दी। तू भी यही कहना। एक बार मेरे आधे प्रश्नों के उत्तर दे दिए साले ने। मैं घर गया और यही बात पहले माँ से कही। माँ ने कहा पापा से पूछो। मैं पापा के पास गया। पापा जी ने मुझे जाने के लिए हाँ तो कह दी। आंखों व कानों पर विश्वास नहीं हुआ। इतनी जल्दी हाँ आगे रमेश की संस्कृति वाली बात असर कर गई। नवरात्रि के 6 दिन 3:45 बजे बस में चढ़ना था, जो अगले दिन सुबह 6 बजे हमें हरिद्वार उतार देगी। नवरात्रि का 6ठा दिन। सुबह से तैयारी में जुटा था, पर मैंने एक बात गौर की। जब से वो निशान बना है मुझे डरावना सपना नहीं आया। शायद वो एक अच्छी आत्मा हो सकती है, पर यह मैं अपने आप को दिलासा देने के लिए कह रहा था। 3 बजे मैं और रमेश घर से निकले और बस स्टैंड पर गए। स्लीपर बस में एक कैबिन बुक किया था हमने, ताकि रात भर सो सकें। बस ठीक समय पर पहुंची। हम अपनी जगह जाकर बैठ गए। बस में सभी के सभी लोग अपने लोगों का पिंड लेकर गंगा में विसर्जन करने जा रहे थे। हमें यह बिल्कुल आम लगा। अब बस शुरू हो गई। रमेश अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। मेरी तो आज तक बनी नहीं, तो मैं ऐसे ही बैठे जा रहा था। रात के नज़ारे को देख रहा था। बस में कोई ज़्यादा बात नहीं हो रही थी। लोग अपनों के गम में थे और वह अकेला किससे बात करता। लड़कियां 2 भाइयों को इस कदर अलग कर देती हैं। 8 बज गए थे। रमेश पिछले 3.5 घंटे से बात कर रहा था। रमेश ओके बेबी, अब थोड़ा सा बिजी हूँ, टाइम नहीं है ना। नहीं तो मैं पूरी रात बातें करता। ओके, खाना खा लेना, बाय। मैं तो दंग था। कोई इतने समय तक बातें कैसे कर सकता है। वाकई इस ज़माने में कुछ भी हो सकता है। फिर मुझे लगा कि शायद मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे हैरानी हो रही है। अब रमेश ने अपने फ़ोन काटने की वजह बताई। वो एक ब्लेंडर प्राइजेट का हाफ लेकर आया था। मैं तो जैसे सब कुछ भूल गया उसे देखकर। फिर हमने सारे पर्दे लगा दिए और पीने लगे। फिर 9 बजे बस एक होटल पर रुकी, जो हमने खाना खाया। 9:30 पर फिर से रवाना हो गए। अब मुझे नींद आ गई। 6 बजे रमेश ने मुझे जगाया। अब कुछ ही दूर पर थे। आसपास हरियाली और पानी के कारण ठंड थी।
हम दोनों नीचे उतरे और पहले नहाने के लिए एक धर्मशाला गए। फिर वहाँ से लगभग 9 बजे नाश्ता करके चल पड़े ताऊ जी को ढूंढने। हम एक पुल को पार कर रहे थे कि अचानक रमेश रुक गया और एक आदमी से बातें करना शुरू कर दिया। वह लगभग 50 की उम्र का था, हष्ट-पुष्ट शरीर था, भगवा वस्त्र पहन रखे थे, रुद्राक्ष की माला धारण की हुई थी, सर पर तिलक था। रमेश ने कहा कि यह मेरे ताऊ जी। मैं तो हैरान ही रह गया। मात्र 24 घंटों में कितनी बार हैरान होऊंगा। इतनी जल्दी मिल गए। 10 भी नहीं बजे थे। उस वक्त मैंने उनके पैर छुए और सीधा टॉपिक पर आया। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहने के लिए कहा और कहा, मेरे पीछे आओ। हम उनके पीछे पीछे घाट के पास वाली गली में बहुत देर तक चलते रहे। लग रहा था जैसे कोई मेला लग रहा है। आसपास इतनी दुकानें पुरानी चीज़ों की याद दिलाती हैं। आखिर में वे रुक गए और एक घर में ले गए। घर अच्छा था, 4 व्यक्तियों के लिए सर्वश्रेष्ठ था, जो उनका स्वयं का था, पर घर किताबों से भरा पड़ा था। लगभग 1000 किताबें होंगी, ऊपर नीचे मिलाकर। 5 कमरे और एक रसोई थी, जिनमें 4 कमरे किताबों से भरे थे। हमने उन्हें पूरी बात बताई और चित्र निशान दिखाया। जैसे ही चित्र देखा, वो थोड़ा सहम गए और कुछ कहे बिना ही रूम में जाकर एक संदूक खोलने लगे। मैं सोच रहा था कि मेरे सीने पर बना यह चित्र आखिर कैसा रहस्य खोलेगा। वह संदूक में उस किताब को खोजने में लगे थे कि मैं ये सोचने में व्यस्त हो गया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। मैंने रमेश से शर्त लगाई और उसने मुझे भूत दिखाए, पर वह उन भूतों को वापस भी तो भगा सकता था। ये बात दिमाग में आते ही मैंने रमेश से कह दिया, अरे रमेश, जब तू भूतों को बुला सकता है तो वापस भी भेज सकता है, तो ट्राई कर एक बार। रमेश यह सुनते ही डर से सफ़ेद हो गया और ताऊजी उसकी ओर गुस्से से जो हाथ में आए वह किताब फेंक रहे थे। उन्हें कोने में पड़ा डंडा मिला, जिससे वह हम दोनों को मारने लगे। मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। पूरी तरह से पीटकर उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। एक तो दर्द से हालत खराब थी, ऊपर से रमेश और पिटने लगा। मुझे रोते रोते कह रहा था कि साले, ये बात अभी बोलनी थी तुझे। मैंने कहा, भाई, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा, पर तेरे ताऊजी क्यों भड़के। रमेश ने मुझे बताया कि ताऊजी से मैंने साधना सीखी है, उन्हीं के कारण आज भूतों को बुला सकता हूँ। पर उन्होंने मुझसे एक वादा मांगा था कि व्यर्थ में कभी भी इसका उपयोग मत करना, वरना परिणाम अत्यंत भयंकर हो सकते हैं, और तुम कभी भी इसका दुरुपयोग करते हुए मुझे मालूम हुआ तो उसी दिन से मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखूंगा। तो यह बात तुझे पहले बोलनी थी ना। मैं चिल्लाते हुए कहा। रमेश ने कहा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, घर चल, इसका कोई और इलाज देखते हैं। मैं नहीं जाने वाला, यहीं सामने बैठूंगा। जब तक नहीं खोलते तब तक मेरी समस्या हल करनी ही होगी उन्हें। और मैं वहीं बैठ गया। रमेश भी साथ ही था। 11 बजे थे। उस वक्त धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और अंदर से कोई हरकत नहीं दिख रही थी। दोपहर 2 बजे थी। भूख लग रही थी, पर उठकर जा नहीं सकता था, क्योंकि इस रमेश के सामने कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ बैठने की बात कर दी। अचानक दरवाज़ा खुला और हमें अंदर आने का प्रस्ताव मिला। हम अंदर आए। ताऊजी ने कहा कि बात बहुत ही गंभीर है, पर पहले खाना खाओ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि खाना न मिलना मेरे लिए गंभीर है, और तो आप कुछ भी बता दीजिए। हमने खाना खाया, फिर बैठे उस गंभीर बात को करने। ताऊजी पहले ये किताब लाए और उसे खोलकर पढ़ने लगे। सन 1223 को राजस्थान के सोमागढ़ गांव में एक नन्ही बालिका का जन्म हुआ, जो अपने भाई बहनों में 7 स्थान पर थी। रंग गोरा, आँखें और बाल काले। सोमागढ़ गांव की जनसंख्या मात्र 3000। भूमि बंजर 22 सालों से नहीं हुई। गांव के मर्द दूसरे गांव में काम करने जाते, इसलिए हफ्तों महीने से आते थे। गांव की परंपरा के मुताबिक गांव की लड़की गांव के किसी लड़के से विवाह कर सकती थी। यदि उसे यह स्वीकार नहीं होता तो शादी की विदाई के साथ ही गांव में हमेशा हमेशा रिश्ता टूट जाता और कोई बाहर से किसी लड़के से ब्याह कर लेता तो बाहर वाली लड़की के गांव के रीति रिवाज से गांव के किसी परिवार की लड़की बनाकर शादी की जाती
और पहला बच्चा गांव को दान करना होता, मतलब कि वह बच्चा गांव का रक्षक होता, जो इस परंपरा को निभाने वाले आसपास के सभी गांवों की रक्षा करता। परंतु उस बच्चे के जन्म के तुरंत बाद उसे नपुंसक बना देते थे, ताकि वह अपना ध्यान केवल अपने काम में रखे, किसी स्त्री की तरफ न देखे। परंतु गलती से कोई पहला बच्चा लड़का न होकर लड़की होती तो उसकी 14 वर्ष की उम्र के बाद उसे पास के राज्य के महाराज को देंगे गांव के खातिर पैसे लेते, जो उनके कर्जे उतारने में काम आते। उस लड़की की जिंदगी अत्यंत खराब होती, क्योंकि राजा अपने थके हुए सैनिकों को उस पर अपनी थकान मिटाने के लिए इस्तेमाल लेता। जिस नन्ही बालिका की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम सुषमा है, जिसकी माँ का नाम शोभावती है। शोभावती वह पहली संतान है जो उस गांव में हुई थी, किसी बाहर से आई लड़की से, और 14 वर्ष तक मुखिया के पास पल के राजा को बेच दी गई। शोभावती की पहली संतान 15 वर्ष की हो गई है और उसे भी शोभावती की तरह सैनिकों पर से थकान उतारने का काम दे दिया है। बाकी 2 लड़के हैं जो नपुंसक बना कर राजा की रानियों की खिदमत में लगे हुए हैं। 3 लड़कियां छोटी हैं और जो अभी अभी हुई हैं। सुषमा सबकी सब अलग अलग सैनिकों की संतान है। 12 स्त्रियों के साथ वाकई पहले के ज़माने में बहुत बुरा किया जाता था। यह मानवता के खिलाफ है। शोभावती का दिल सुषमा पर आ गया था। वह चाहती थी कि किसी तरह इसे बचा लिया जाए। मुखिया के पास से अपने बच्चे से 1 महीने तक सेवा के बाद वह राज्य की तरफ लौट रही तो वह अपने बच्चे को लेकर बीच रास्ते से भाग उठी। तभी सामने से आते उसी के गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और वापस गांव लेके आ गए, और परंपरा को तोड़ना मतलब मौत होना तय था। तो उसे एक पेड़ पर बांधा और पत्थर मारने लगे। उसकी बच्ची सुषमा, जो अभी 1 महीने की थी, उस पर मुखिया के बेटे को दया आ गई और उस बच्ची को सजा न देने की अपील की। गांव वाले ने न माने तो उसने अपने पिता, जो मुखिया थे, उनसे अपील की। तब उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सुषमा का भविष्य देखने का वादा किया और सुषमा को गांव के लिए शुभ बताया। तब गांव वाले ने सुषमा को छोड़ दिया, पर शोभावती को फिर से पत्थर मारना शुरू कर दिया। शोभावती चिल्लाती रही कि छोड़ दो, मैंने क्या बिगाड़ा है, आप मुझे छोड़ दो। यह कहते कहते वह लहूलुहान औरत अब इस संसार से विदा ले चुकी थी। आगे की कड़ियों में कहानी अत्यंत रोचक होगी। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और आपको जल्दी ही इसका 3rd पार्ट सुनने को मिलेगा। धन्यवाद।